दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि हम लोग बीपीएससी के लिए जो बीपीएससी के द्वारा जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है एडीओ के लिए, उसके लिए घटना चक्र के द्वारा जो स्पेशल बुक निकाला गया था एडीओ के लिए अध्ययन सामग्री, उसका हम लोग हिस्ट्री का पोजीशन अभी तक खत्म कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी खत्म करेंगे। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हाँ, एक बात और, अगर आप लोग अभी तक बीपीएससी के लिए मैंने एडीओ के लिए अगर तब तक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यकीन मानिए, टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को जानने से पहले। आप अगर नहीं ज्वाइन किए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ईडीओ का आपका टेलीग्राम में डाल दिया हूँ। जो इतना टेस्ट अभी तक हुआ है 5 या 6 को, वो सब मैं डाल चुका हूँ। आप चाहे तो उसे ज़रूर दीजिए, जिससे आपका पता चलेगा कि आप कितने में हैं और आपका पोर्शन क्या कमजोर है और उसको लेकर आप पढ़ सके। बाकी चलिए हम लोग पॉलिटिक्स शुरू करते हैं। और अगर आपने अपने इसका हिस्ट्री नहीं देखा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था और शासन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया। पहला पार्ट क्या है? संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को और 11 दिसंबर को संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद को सभापति चुना गया। और भारतीय संविधान के संविधान सभा को अंगीकृत किया, भारतीय जो संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को 26 दिन में लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया? कांग्रेस की स्थिति देखो क्या कहता है। संविधान को 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया? क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं भारतीय संविधान दिवस। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को कैसे अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म में से भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो संविधान पूछेगा। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म में इस राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च कौन? याद रखिएगा, राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो हमारा संविधान है। भारत का संविधान ग्रहण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत के संविधान को ग्रहण किसने किया है? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कौन थे? कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी थे। संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी थे। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान के प्रारूप समिति में वी.आर. अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य कौन थे? गोपाल स्वामी अयंकर, कन्हैया लाल मणिशंकर मुंशी। और देखिए क्या करा, 29 अगस्त को जो संविधान सभा गठित हुआ ना, उसमें वी.आर. अम्बेडकर के अतिरिक्त 7 लोग। तो पूछेगा संविधान से प्रारूप समिति में कितने लोग थे? तो 7 लोग थे, जिसमें से एक आपका वी.आर. अम्बेडकर थे। हम लोग 6 लोग के बारे में पढ़ रहे हैं। गोपाला स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिशंकर मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान थे। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हालांकि कुछ वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन की अवधि 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन भी प्राप्त होता है। ऐसे 18 दिन याद रखें, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन सबका नहीं रहता है। इसके बाद संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी.आर. अम्बेडकर थे। अब आइए भारतीय संविधान की अनुसूची और अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 470 के लगभग अनुच्छेद है। गणना की दृष्टि से 470 है 394 ही, पर गणना की दृष्टि से 470 हो गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं और मूलतः में 8 गो अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान में मूलतः कुल भाग कितने हैं? तो 22 गो कुल भाग है। कितने कुल भाग है भारतीय संविधान में? मूलतः कुल भाग कितने हैं? तो 22 है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से भाग कितने हैं? तो 25 भाग है। भारतीय संविधान में मूलतः अनुच्छेद कितने हैं? 395, पर गिनती में 470 तक चला जाता है। गिनती में करते हैं तो 470 आता है, पर मूलतः कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद ही है। मैंने कहने का ये मतलब है ना, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक जाएगा ना, तो 395 अनुच्छेद ही मिलेगा। पर बहुत सारा अनुच्छेद के बाद ना, जैसे कि 51 ए कर दिया, इसके बाद शायद 48 का बी कर दिया, ऐसे करके एक्स्ट्रा जोड़ा गया, उसी को कहा गया 470 हुआ है। ऐसे गिनती गिनिएगा तो 395 ही मिलेगा। मिलान कीजिए, संघ सूची में कितना विषय है? तो देखिए, संघ सूची में 97 विषय था, और वर्तमान में 100 विषय। जब संविधान बना ना, उस समय संघ सूची में 97 विषय था, अभी 100 विषय हो गया है। पहले राज्य सूची में 66 विषय था, अभी 61 कर दिया गया है।
समावर्ती सूची में पहले जब संविधान बना तो 47 विषय था, 47 को, अभी 52 कर दिया गया। पूछेगा ऐसे तो ये है पुराना, ये है नया। संघ में कितना है? 100, राज्य में 61, समावर्ती में 52। जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? समावर्ती सूची में। जो जो जानवर होते हैं उनके प्रति क्रूरता को रोकथाम करने के लिए संविधान के किस भाग में है? तो ये समावर्ती सूची, मतलब इसके बारे में केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य बना सकता है। कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा में वह विषय जो समावर्ती सूची में, समावर्ती विषय में क्या है? तो शिक्षा। हम लोग का जो शिक्षा है ना, वो समावर्ती विषय में है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से है। भूमि सुधार जिस अनुसूची के विषय के अंतर्गत है वो क्या? जो हम लोग भूमि सुधार है वो किस सूची में आता है? तो वो राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान में शपथ या शपथ पत्र का प्रारूप दिया गया है। जो हम लोग के जो नेता लोग, हम लोग के जो राष्ट्रपति, प्रधान, उपराष्ट्रपति, जो मुख्य न्यायाधीश है, ये लोग शपथ कैसे लेते हैं? वो शपथ कहाँ पर है? तो ये तीसरी अनुसूची में। पूछेगा संविधान की जो 12 सूचियाँ है ना, उसके से जो तीसरा नंबर वाला सूची है, वहीं पर आपका शपथ और शपथ पत्र है संविधान का। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद, राज्यसभा की सीटों के आवंटन की प्रावधान है? तो चौथी सूची में है। अस्पृश्यता को समाप्त करने संबंधी कानूनी, अस्पृश्यता को समाप्त करने संबंधी प्रावधान कहाँ है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा है। अस्पृश्यता को समाप्त करने, जो छुआछूत होता है ना, तो छुआछूत को समाप्त, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत टाइप में ही है, जिसको जो टच ना कर सके। अस्पृश्यता को समाप्त करने संबंधी प्रावधान किसमें है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा है। पांचवी अनुसूची में किसी विशिष्ट समूह के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण संबंधित, तो अनुसूची जनजाति है। मैंने कहता ही है ना, जो संविधान की जो 12 अनुसूची है, उसका जो 5 नंबर का जो अनुसूची है ना, 5 नंबर वाला, उसमें ना अनुसूचित जनजाति, एसटी के लिए विशेष प्रावधान है। किसके लिए? जो देश भर का जो एसटी है ना, उसके लिए। ये छठी सूची नहीं है, ये 5वीं सूची है। छठी सूची में स्पेशल अनुसूची है, ये 5वीं अनुसूची में पूरा देश की अनुसूची जनजाति के, मतलब जो पूरा देश का जो एसटी लोग है ना, उन लोग के लिए विशेष प्रावधान किसमें है? तो 5वां में, और छठा में पूर्वोत्तर कुछ स्पेशल राज्यों के लिए, बाद में बताएंगे आपको। भारतीय संविधान में समावर्ती सूची की अवधारणा किससे है? कहता है भारतीय संविधान में जो समावर्ती सूची की, सॉरी पीछे में बैकग्राउंड के लिए, हम एकदम रोड के बगल में रहते हैं इसी कारण। भारतीय संविधान में समावर्ती सूची की अवधारणा प्रेरित किससे है? ऑस्ट्रेलिया से है। भारतीय संविधान में समावर्ती सूची जो हम लोग कहते हैं समावर्ती सूची, वो आया कहाँ से? उसकी अवधारणा कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से आया है। भारतीय संविधान की जो अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों का निर्दिष्ट करती है, वो 12वीं। फिर देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान में जो अनुसूची, हम लोग जो नगर पालिका जो देख रहे हैं, वो किसमें है? तो 12वीं। और आपका पंचायत कितना में आता है? 11 में आता है। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पर हुआ, कहाँ पर? हम लोग का जो भारतीय संविधान है, वहाँ पे कैबिनेट शब्द का सिर्फ एक बार उल्लेख है। कैबिनेट शब्द वो कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 352। आपको बताना है 352 में क्या है? यहाँ पे आपातकाल है। यही बोला गया, क्या बोला गया? भारतीय संविधान में कैबिनेट, पूछेगा भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक बार कहाँ हुआ है? अनुच्छेद 352 में हुआ है। इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में संविधान की 9वीं अनुसूची को अंतः स्थापित किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया? तो 9वीं अनुसूची कब आया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा आया था 1951 में। जैसे हम लोग का देश में आज़ादी हुआ ना, 1951 में ही 9वीं अनुसूची को जोड़ दिए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारतीय संविधान के जिस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जाता है, वो क्या है? तो 5वीं अनुसूची। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान में जिस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अंकित और शून्य घोषित किया, कहाँ है? तो 5वीं। कहता है ये मान लीजिए कि कोई आदिवासी इलाका है, ठीक है, वहाँ पे आपको मान लीजिए कोयला मिल गया, कुछ ऐसा सामान मिलता है जो खनन करके निकालना है, तो आपको उसको निकालने के लिए तो भैया आपको तो खनन है तो सरकारी जमीन आप बोल दीजिएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि 5वीं अनुसूची में जो हम लोग का एसटी एससी लोग है, सॉरी एससी नहीं, सिर्फ एसटी लोग है, उन लोग की जमीन को आप नहीं ले सकते निजी पक्षकारों को। उनको रोकने के लिए और उन्हें शून्य घोषित करने के लिए 5वीं अनुसूची में क्या लिखा है? निजी पक्षकार। ये सिर्फ निजी का बात हो रहा है, सरकारी कर सकता है, सरकारी दाखिल दे सकता है, पर जो निजी पक्षकारों के खनन के पट्टे के अशुद्ध या शून्य घोषित करने की बात है, यथा 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। देखिए हम फिर सिंपल वर्ड में समझाते हैं क्या बोल रहा है। कहता है कि भारतीय संविधान में जो कौन सा वो अनुसूची है जिसमें जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों, या देखिए निजी पक्षकारों के अंतरण आकृत या शून्य घोषित कर दिया सकता है, तो 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में जो 5वीं अनुसूची में जो जनजातीय इलाका है ना, वहाँ पे अब डायरेक्ट निजी लोग खनन, जैसे मान लिया अंबानी अडानी को खनन करना है, तो उसको रोक दिया। किसने रोका? 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोक दिया गया। पहले नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि ऐसा होगा तो कर दिया।
भारतीय संविधान के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और पी.टी. कृष्णाचारी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और पी.टी. कृष्णाचारी थे। अब आइए कुछ याद करते हैं। संविधान सभा के प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। मैंने संविधान सभा जब बना तो बहुत सारी समितियां बना दी थी। जैसे मान लीजिए घर में कोई बहुत बड़ा शादी होने वाला है तो सब काम तो एक जैसा नहीं करेगा। किसी को केटरिंग का दे देगा, किसी को खाने का दे देगा, किसी को बैंड बाजा का दे देगा, हर का अलग अलग डिपार्टमेंट दे देगा शादी करने के लिए, संभालने के लिए। उसी तरह जब संविधान सभा जब संविधान बना रहा था तो प्रमुख समिति बनाया। अब हमको जानना कि कौन समिति था और उसके अध्यक्ष कौन थे। चलिए शुरू करते हैं। पहले है संघ शक्ति समिति। पूछता है संघ शक्ति समिति कौन अध्यक्ष है? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल है। प्रांतीय संविधान समिति के कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। प्रारूप समिति के कौन है? भीमराव अंबेडकर है। प्रारूप समिति के कौन है अध्यक्ष? भीमराव अंबेडकर। मेन प्रारूप ही पूछता है, एगो प्रारूप। और संघ शक्ति समिति के कौन है? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के कौन है? भीमराव अंबेडकर थे। अब प्रांतीय राज्यों के संविधान किसने बनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के परामर्शी समिति में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार का एक उप समिति था, एक मौलिक अधिकारों को लेकर उप समिति भी बनाया गया, उसमें जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यकों का एक उप समिति बना जिसमें एच.सी. मुखर्जी थे। मौलिक अधिकारों का उप समिति के.बी. कृपलानी। मौलिक संख्या का उप समिति एच.सी. मुखर्जी थे। प्रक्रिया विस्मयक नियमों के संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया विस्मयक नियमों का संबंध समिति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। राज्यों के लिए समिति में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति किसका था? राजेंद्र प्रसाद का था। तदर्थ या राष्ट्रीय राज्य समिति राजेंद्र प्रसाद का था। कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति कौन थे? के.एम. मुंशी का था। अब आइए प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्यों को हम लोग पढ़ते हैं, जो 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। सदस्य कौन कौन थे? पहले थे एन गोपालस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी जी, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे, और एन माधवन राव। इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान मिला था इन्हें। देखिए क्या बोल रहा है, एन माधवन राव थे। 5 को पढ़े। फिर कौन थे? एन माधवन राव थे। इन्हें बी.एल. मित्र का स्थान दिया गया क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य कारणों से मृत्यु त्याग पत्र दे दिया था। और टी.टी. कृष्णाचारी 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद इनकी जगह आए थे टी.टी. कृष्णाचारी आए थे। संविधान सभा के प्रमुख तथ्य क्या क्या? ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव थे। संविधान सभा बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पे बहस कितना दिन हुआ? 114 दिन। मैंने बहस खाली किया, प्रारूप पर बहस हुआ 114 दिनों तक। कुल व्यय कितना आया? 63,96,96,923 रुपये। माने कि लगभग में 60 लाख रुपए का हम लोग का संविधान बना। 64 बोल सकते हैं। 64 लाख रुपए के आसपास में हम लोग का संविधान बनाने में खर्चा होता है। 64 लाख सस्ते, उस समय के साथ महंगा है। ये 47 और 50 की बात हो रहा है। 64 लाख रुपए हमें आसपास लगा था। ऐसे एग्जैक्ट अमाउंट है 63,96,729 करोड़ रुपए। कुल वाचन कितना हुआ? 3 बार को इसका कुल वाचन हुआ। मैंने वाचन मतलब कितना बार संविधान बना और उसके बाद बहस हुआ, तो कुल वाचन बोलेगा तो 3 बार कुल वाचन हुआ। संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब होता है? संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, और अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब आ जाइए अंतरिम मंत्रिमंडल और उनके कौन कौन थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ये मंत्रालय इनका उपाध्यक्ष थे। विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले देखते थे जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना और प्रसारण और गृह देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना, प्रसारण और गृह देखते थे। सूचना प्रसारण एक में आ गया, और गृह देखते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी राजगोपालाचारी शिक्षा देखते थे। लियाकत अली वित्त को देखते थे, लियाकत अली। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि को देखते थे। आसफ अली रेल को देखते थे। आसफ अली किसको देखते थे? रेल को देखते थे। ये अंतरिम मंत्रिमंडल पढ़ रहे हैं हम लोग, अंतरिम मंत्रिमंडल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि को देखते थे। डॉक्टर एच.सी. भाभा का कार्य खनन और शक्ति को देखते थे। बलदेव सिंह बल जिसके पास होता है रक्षा में जाएगा, रक्षा समिति थे। आई चुंदरीनगर चदुरीगर वाणिज्य थे। अब्दुल रब नस्तक संचार, डाक और वायु का था।
गजनफल अली खां स्वास्थ्य के थे और जगजीवन राम श्रम से थे। जगजीवन राम किसमें थे? श्रम से। आइए, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत क्या क्या है? भारतीय संविधान के अधिकांश भाग भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य देशों के संविधान के निर्माण में सहायता ली गई है, जिनके विवरण इस प्रकार। मैंने हम लोग को 1935 से भी कुछ लिए और कुछ अन्य देशों से भी लिए। अन्य पूछता अन्य देशों क्या क्या लिए थे? ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदन प्रणाली और विधि का शासन। ब्रिटेन से क्या क्या लिए? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदन प्रणाली और विधि का शासन लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पे महाभिभोग, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिए हैं? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पे महाभिभोग, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना आदि था। कनाडा से क्या लिए? कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। हम लोग जो आज का राज्यपाल है ना, वो हम लोग कनाडा से लिए हैं। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। संगठनात्मक व्यवस्था लिए हम लोगों ने कनाडा, जो मैंने केंद्र और राज्य का संबंध कैसा होगा उसको कहते हैं संगठनात्मक व्यवस्था। संगठनात्मक व्यवस्था लिए। विशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना लिए। विशिष्ट शक्ति मैंने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे माने कोई, जैसे जैसे हम लोग का आईटी सेक्टर था। आईटी सेक्टर तो हम लोग के पास था नहीं जब 1947 से हम लोग का देश आज़ाद हुआ और 50 में लागू हुआ। पर बोला गया था कि कुछ विशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाएगी। वही आईटी आया तो केंद्र को मिल गया, तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में नहीं दी गई। फिर आता आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिए थे? नीति निर्देशक सिद्धांत। हम लोग जो पढ़ते हैं ना फंडा, ये क्या बोलते हैं उसको, जो 36 से लेकर आपका 51 तक में है, भूल क्या बोलते हैं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, वो कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति लिए आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा को मनोनीत सदस्यों की संख्या लिए। राष्ट्रपति कितना सदस्य मनोनीत करते बताइएगा? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितना मनोनीत, बोलिए? 12 सदस्य मनोनीत करता है। कितना सदस्य? 12 सदस्य। और लोकसभा में कुछ नहीं करता है। पहले था, पर 104वां संविधान संशोधन से बंद कर दिया है। पहले 2 था। फिर आइए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, समावर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापार वाणिज्य में समागम की स्वतंत्रता है। ऑस्ट्रेलिया से क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ओहो, संसद का जो दोनों संसद क्या बोल रहा है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, समावर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापार वाणिज्य और समागम कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। हम लोग का संयुक्त बैठक कितना से होता है? संविधान का 108वां से होता है। ये कहाँ से लिए? कनाडा से लिए थे। जर्मनी। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। ओहो, जब आपातकाल लगेगा मूल अधिकार हट जाएंगे। कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से लिए हैं। सोवियत संघ। मूल कर्तव्य, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्शों पर। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए हैं? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा कैसे निर्वाचित होगी, यह भी दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने लिया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया। फ्रांस से, सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रांस से क्या लिए? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श और गणराज्य की अवधारणा लिए। आइए, संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान के भाग। संघ और राज्य क्षेत्र किसमें है? अनुच्छेद 1 से 4 तक में। संघ और इसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक में है। नागरिकता 5 से 11 है। संघ राज्य क्षेत्र किसमें है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक में। नागरिकता 5 से 11 में। मूल अधिकार 12 से 35 में। मूल अधिकार किसमें है? 12 से 35 में मूल अधिकार है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है? 36 से 51 है। मूल कर्तव्य 51 का कॉम है। मूल कर्तव्य किसमें है? 51 का कॉम है। अब आ जाइए संघ। संघ में किसमें है? 52 से लेकर 151 तक। संघ किसमें आता है? मैंने केंद्र किसमें आता है? 52 से 151 तक केंद्र में आता है संघ की शक्तियाँ। आइए, संघ में क्या क्या शक्तियाँ देखते हैं। कार्यपालिका है उसके पास, संसद है, राष्ट्रपति की विधायी प्रक्रिया है, संघीय न्यायालय है और भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक। क्या देखिएगा एक बात कि भाग 5 का ये छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है। पूछेगा ये सब है किसमें, तो 5 में है। वहाँ पे अंदर में इसके नहीं थे। फिर इसको पढ़ने के लिए बांटा गया। कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति में विधायी अधिकार, संघीय न्यायालय और भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, ये संघ में। अजय अब राज्य में इसी तरह हो जाएगा। राज्य में पहला में तो सामान्य जानकारी देगा राज्य क्या है, फिर दूसरा में कार्यपालिका के बारे में बताएगा, फिर राज्य विधानमंडल, फिर राज्यपाल के संविधायी अधिकार क्या क्या है, राज्यपाल के विधायी अधिकार, 5वां में राज्य के उच्च न्यायालय है और 6वां में अधीनस्थ न्यायालय है। फिर आता है भाग 7
अनुसूची भाग क के देखिए क्या कहे, जब हम लोग का जब संविधान बना था ना, तो उसमें बहुत सारा ना ऐसा ऐसा अनुसूची था जिसमें राज्यों के बारे में विवरण था, पर जो 7वां भाग है ना, उसे खत्म निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रथम अनुसूची भाग ख, ये तो पूछेगा नहीं, भाग 7 पूछता भी नहीं, हटा दीजिए। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र मतलब हम लोग यूनियन टेरिटरी है ना, जैसे पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, इसके बारे में बोल रहा है, और दिल्ली के बारे में। सब कहाँ पे इसके बारे में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है? अनुच्छेद 239 से 242 तक। ठीक है, और अनुच्छेद 242 को निरस्त कर दिया है। संघ राज्य क्षेत्र किसमें है? 239 से 242 तक में है। पंचायतें किसमें? बहुत इंपॉर्टेंट, पंचायतें किसमें है? 243 से 243 9 तक, 9, ये वाला 9 तक पंचायतें हैं। नगर पालिकाएं किसमें? 273 एच तो से लेकर इसे अंग्रेजी में लिखना चाहिए इसको। नगर पालिकाएं किसमें? तो 243 का तो से लेकर 243 का य और 6 तक अंग्रेजी में, चलिए कोई बात नहीं। सहकारी समितियां 243 जौ से लेकर 243 य9 तक है। अनुसूची जनजाति क्षेत्र किसमें आता है? तो अनुसूची जनजाति क्षेत्र, अनुसूची जनजाति क्षेत्र आता है आपका 244 से 244 क तक। संघ और राज्यों के बीच संबंध किससे आता था? 245 से 263 तक में। देखिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। कितना से? 245 से 263 तक में है। वित्त, संपत्ति और संविदा और वाद 264 से 300 क तक है। वित्त, उधार, संपत्ति और संविदाएं, अधिकार, दाताएं और बाध्यताएं हैं। भाग 4 में संपत्ति का अधिकार है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्रों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम 301 से 307 तक में है। फिर आता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक में है। न्यायाधिकरण, सॉरी अधिकरण, अधिकरण 343 क और 343 ख में अधिकरण है। निर्वाचन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है निर्वाचन। पूछेगा निर्वाचन कौन सा में है? चुनाव आयोग कितने भाग में आता है? भाग 15 में आता है। चुनाव आयोग कितने में आता है? भाग 15। यूपीएससी कितने में आता है? भाग 14 में आता है। निर्वाचन भाग 15 में आता है। 324 से 329 क तक। निर्वाचन भाग 15 में आता है। 324 से 329 क तक है। कुछ भागों में विशेष उपबंध 330 से 342 क तक। कुछ भागों के लिए विशेष उपबंध कहाँ है? 330 से 342 क तक में है। अब आ जाइए राजभाषा। राजभाषा किसमें है? तो भाग 17। ऐसे याद रखिए ना, भाषा क्या रहता है? खतरा। खतरा किसमें रहता है? 17 में। हम ऐसे याद किए हैं कि भाषा किसमें रहता है? तो खतरा में। खतरा किसमें रहता है? 17 में। वैसे कॉमन 17 बोलते नहीं, खतरा इसी के लिए याद किए हैं। 17 क्या है? राजभाषा हमेशा खतरा में रहता है। भाग 17 में 343 से 351 तक में। इसमें संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा और विशेष निर्देश है। आपात उपबंध किसमें है? तो 352 से 360 तक में आपात उपबंध है। भाग 9 में प्राकीर्णन है 361 से 367 तक में। संविधान में संशोधन 368 में। भाग 20 जो है मेन याद रखिए, भाग 20 संविधान में संशोधन है 368 में। कई भाग 21 में अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध 369 से 392 तक में है। और 32 संक्षिप्त भाषा हिंदी, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निष्कासन 343 से 395, 22 भाषा 22 भाग हो गया। अब हम लोग करेंगे भारतीय संविधान में उल्लिखित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। कौन कौन सा अनुच्छेद है जो महत्वपूर्ण, जो पूछ सकता है? अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र इसमें लिखा हुआ है। संघ। भाग 2, नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा? मान लीजिए कोई नया राज्य बनना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए प्रवेश और स्थापन कैसे होगा? तो भाग 2 में। भाग 3 में क्या बोलता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन किससे होगा? तो 3। जैसे मान लीजिए आप पहले आंध्र प्रदेश था, उसको तोड़कर तेलंगाना बना, तो कैसे बना? अनुच्छेद 3 से बना। उसी तरह जो झारखंड है आज का, वो कैसे बना? पहले बिहार से पूरा संपूर्ण था, उसको तोड़ दिया। किसे तोड़ा था? आर्टिकल 3 से तोड़ा था। कहता है कि भारतीय संविधान, अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान जब प्रारंभ हुआ तो सबको नागरिकता दी गई। संविधान के प्रारंभ की नागरिकता अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। पूछेगा विधि के समक्ष समानता किसमें आता है? अब हम लोग जो कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। कम से कम 30 तक कहीं भी दिमाग से घुरे नहीं आपका। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म। फिर से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत है। 18, उपलब्धियों का अंत है। 18 क्या है? उपलब्धियों का अंत है। अनुच्छेद 19, वाक स्वतंत्रता आदि विषय में कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक की स्वतंत्रता
और आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या होता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जोड़ा गया अलग से। अनुच्छेद 21 का क 6 से जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद पूछता है बच्चों को जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कैसे मिलता है? तो अनुच्छेद 21 क के तहत मिलते, तो भूलना ही नहीं है सब चीज को। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बालक श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव दुरुपयोगों और बालक श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण करने की और धर्म के आबंध के रूप में मानने के आचरण के प्रचारण के निषेध कितने? 25 में है। 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म के आबंध के रूप में मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 देता है। फिर आता है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से है। पूछेगा अनुच्छेद 26 किससे है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29 क्या करता है? कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 क्या करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 39 राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति व तत्व। अनुच्छेद 39 क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। 39 का क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जोड़ा गया है। 39 का क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देना। 39 में दिया हुआ राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, और 39 का क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता देना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता को पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। 43 का बी सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। 43 का बी किस में है? 43 का बी सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43 का बी में है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, जो को यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में बोला गया है? अनुच्छेद 44 में बोला गया है। ऐसे याद रखिए 4 बराबर होता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सबको बराबर लाएगा, तो याद कर सकते हैं, हम ऐसे याद किए थे। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 48 का क पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन के जीवों की रक्षा। अभी देख रहे हैं अलावरी राजस्थान का जो यार क्या बोलते हैं, छोड़ो, राजस्थान में जो अभी हो रहा है अरावली बोल नहीं पाए, अरावली का जो भी हो रहा है उसके लिए क्या है? पर्यावरण के संरक्षण का सिद्धांत आना चाहिए, उसमें नहीं आ रहा है क्योंकि नीति ने सिद्धांत है। अनुच्छेद 48 का क पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वनों और तथा वन जीवों की रक्षा के लिए है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 50 क्या है? 50 से बराबर करता है तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया, 50 देके 50-50 कर दिया। कार्यपालिका और न्यायपालिका को 50-50 कर दिया, 50 याद रखिए। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हुआ। अब बहुत इंपॉर्टेंट 51 का क मूल कर्तव्य है। अब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और यकीन मानिए पूरा ध्यान अभी राष्ट्रपति पे दीजिएगा, इसे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। पूछेगा भारत का राष्ट्रपति कैसे होगा? अनुच्छेद 52 से होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? 55 में। राष्ट्रपति होगा 52 में। निर्वाचन की पद्धति 55 में। पुनः निर्वाचन का पात्र होगा 57 से। पुनः निर्वाचन का पात्र कैसे होगा? 57 से होगा। राष्ट्रपति के पद की योग्यता 58 में है। राष्ट्रपति के पद की योग्यता किस में है? 58 में है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ का यह प्रतिज्ञान कैसे आया है? 60 से। राष्ट्रपति जो शपथ लेगा उसका प्रतिज्ञान कहाँ है? अनुच्छेद 60 में है। और 61 में क्या है? राष्ट्रपति पे चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। फिर से एक बार, 52 में राष्ट्रपति, 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति, 57 में पुनः निर्वाचन की पात्रता, 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता, 60 में राष्ट्रपति का शपथ, 61 में क्या है? राष्ट्रपति पे चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया।
अब आइए उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी चेंज हुआ है तो उसको पूछ सकता है। 66वें में क्या बोले, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। कैसे राष्ट्रपति चुना, उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, वो 66 में है। अब आ जाइए 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। मान लीजिए कोई ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो राष्ट्रपति अपने कर्तव्य को कैसे निर्वहन करेगा वो बताया गया 70 में। 72, क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, प्रत्याहार और लघुकरण की राष्ट्रपति शक्ति। मान लीजिए कोई ऐसा दंड किया है जिसमें राष्ट्रपति उसको क्षमा देना चाहता है, तो वो 72 से देगा। कैसे कैसे क्षमा देगा, उसे निलंबन कर देगा। मान लीजिए किसी को 10 साल का सजा मिला है तो बोले भाई तुमको 10 साल का सजा खत्म, इसको कहते हैं निलंबन करना। जैसे मान लीजिए किसी को फांसी हुआ और वो राष्ट्रपति चाहता है कि तो क्षमा दे दे, तो वो निलंबन कर देगा, फांसी खट जाएगा, खत्म हो गया। परिहार, परिहार का मतलब होता है आपका कोई चीज़ को छोटा करना, और सॉरी परिहार का मतलब भूल गए क्या होता है, पर लघुकरण का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको 10 साल की सजा है तो कम करके 2 साल 5 साल कर दे, उसको कहते हैं लघुकरण। परिहार हम पढ़े थे, भूल गए क्या बोलते हैं, सॉरी। आपको पता तो कमेंट में जरूर बताइएगा परिहार का मतलब। अब आ जाइए अनुच्छेद 73 73, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। 73 क्या होता है, 73 संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार किसमें है, तो 73 में है। 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। पूछेगा मंत्रिपरिषद किसमें आया है पहला बार, तो अनुच्छेद 74 में आता है, क्योंकि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने का काम करता है मंत्रिपरिषद। 75 का 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। एक बात याद रखिएगा, पूछता है प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है कि नियुक्त होता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। सांसद निर्वाचित होगा पर प्रधानमंत्री नियुक्त होगा, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कैसा होगा, नियुक्त। जैसे आप अभी एडीओ बनिएगा ना तो आप भी नियुक्त होइएगा, उसी तरह प्रधानमंत्री भी नियुक्त होता है। उसको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। और जो प्रधानमंत्री का जो मंत्री होता है उसको नियुक्त कौन करेगा, तो ये अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पे करनी होगी, ठीक है। अब आ जाइए 76 नंबर, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 क्या है, भारत का महान्यायवादी है। 79 क्या है, संसद के गठन का प्रावधान 79 में। 76 में कौन है, तो महान्यायवादी है। 79 में क्या है, संसद के गठन का प्रावधान है। 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना। 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना है। 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना। 80 में आपका राज्यसभा की संरचना है। 81 में आपका लोकसभा की संरचना है। 83 का 1 में आपका राज्यसभा के स्थायी सदन है। 83 का 1 में क्या बोला गया है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होगी। 84 में क्या कहा गया है, संसद की सदस्यता की अर्हताएं। 84 में क्या है, संसद की सदस्यों की अर्हता। फिर देखिए अनुच्छेद 69 79 में बोला गया संसद का गठन होगा। 79 में क्या बोला, संसद का गठन होगा। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। 79 में बोला संसद है, 80 में राज्यसभा है, 80 में आपका राज्यसभा है, 79 में संसद है और 81 में आपका लोकसभा है, ठीक है। फिर आता है आपका 83 का 1, 83 का 1 में राज्यसभा में एक स्थायी सदन होगी। 83 का क्या कहता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होगी, मैंने इसका कभी विघटन नहीं कर सकते राज्यसभा का, मैंने इसको कभी खत्म ही नहीं कर सकते मैं राज्यसभा को, ठीक है। इसका सदस्य अपने आप रिटायर होता है पर ये कभी विघटित नहीं होती है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यों की अर्हता, मैंने संसद में जो सदस्य बनेगा उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसको कहते हैं हिंदी में अर्हता, किसने बताया गया है, 84 में बताया गया है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र 17वां और विघटन का किसमें दिया गया है, 85 में दिया गया है। संसद का सचिवालय बहुत इंपॉर्टेंट, संसद का सचिवालय किसमें आता है, 98 में आता है। संसद का सचिवालय 98 में आता है। फिर आता है अनुच्छेद 100 का 1, लोकसभा के अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। याद रखिएगा निर्णायक मत क्या होता है, मान लीजिए कि कोई बिल है, ठीक है, सत्ता पक्ष भी 100 सीट लाया, विपक्ष भी 100 सीट ले आया, अब तो बिल पास नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर हो गया, तो एक वोट दिया जाता है, उसे कहते हैं निर्णायक वोट। वो कौन देगा, लोकसभा का अध्यक्ष देगा। कब देगा निर्णायक वोट, जब बराबर हो जाए। और ये किस में है, 100 का 1 में। 100 मतलब बराबर और 1 बढ़ा के बढ़ा दिया, तो 100 का 1 से याद रखेंगे निर्णायक मत। पूछेगा लोकसभा में निर्णायक मत कौन सा अनुच्छेद देता है, तो 100 का 1 देता है। 100 याद रखिएगा, निर्णायक 100 हो गया बराबर और उसमें 1 जोड़ दिए तो वो हो गया निर्णायक। कैसे बोलते हैं ना, किसी को पैसा दो तो जैसे कोई दान उन दो तो 101 रुपया देना चाहिए, उसी तरह याद रखिए 100 रुपये तो देंगे प्लस 1 उसमें जोड़ देंगे। यहाँ 101 नहीं करेंगे, 100 देंगे और लास्ट में 1 जोड़ देंगे। फिर आता है 108वां, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 108 में क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। पूछता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो भी राज्यसभा अध्यक्ष नहीं करेगा तो उपाध्यक्ष करेगा। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, मान लीजिए संयुक्त बैठक हुआ और लोकसभा अध्यक्ष नहीं आ पाया, कहीं फंस गए वाले एग्जाम में फंस गया,
इमेजिन कर लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष क्या हुआ, जाम में फंस गया, तो कौन चलाएगा संयुक्त बैठक, उपाध्यक्ष। मान लो उपाध्यक्ष भी नहीं आए तो राज्यसभा आएंगे, पर राज्यसभा का अध्यक्ष कभी नहीं करेगा, उसका उपाध्यक्ष जो होगा, राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो चलाएगा। बात तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे। धन विधेयक किसमें है, तो 109 के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किसमें, 109 है, पर धन विधेयक 109 में नहीं है, ठीक है। पर धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। फिर से समझिए, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताया गया 109 में, और धन विधेयक किसको कहते हैं, तो 110 को कहता है। धन विधेयक किसे कहते हैं, 110 को। और बहुत इंपॉर्टेंट अगला 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको बजट हम लोग कहते हैं। पूछता है संविधान में बजट शब्द लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है। फिर आता है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किसमें है, 117 में है। 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न की जाए। जैसे मान लीजिए कि संसद कोई काम कर रहा है तो कोई उसकी जांच कर सकता है, नहीं, क्योंकि संसद अपने आप में एक ऑटोनोमस है। न्यायपालिका संसद की जांच नहीं कर सकता है कि संसद कैसे काम कर रहा है। मान लीजिए संसद बोलता है कि हम सुबह 8 बजे से काम करना चाहेंगे, तो न्यायपालिका कभी नहीं बोलेगा तुम 8 बजे क्यों काम कर रहे हो। वो संसद जैसा मन चाहे वैसा काम करता है, क्योंकि संसद एक ऑटोनोमस बॉडी है, मैंने वो खुद का फैसला खुद करता है। समझ गए होंगे मेरा कहने मतलब आप लोग। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जा सकती है। 122 में साफ साफ लिखा है कि अनुच्छेद में 122 में कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। संसद क्या कर रहा है उस पर निगाह करेगा। जैसे मान लीजिए संसद कोई कानून बनाता है, कानून पे कर सकता है न्यायालय, पर कानून कैसे बना, कितना बजे बना, क्यों बना, क्या लिखा, उस पर न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है। मेरा कहने का ये था। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 123 बहुत इंपॉर्टेंट, समझे ना, अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 1, 2, 3 संसद के विश्रांति काल, मैंने जब संसद नहीं चल रहा हो तो क्वेश्चन अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति, सिंपल सा बात है, अध्यादेश जारी करता है जो राष्ट्रपति। अध्यादेश मतलब कि मान लीजिए संसद नहीं चल रहा है और हमको अर्जेंट में कोई कानून चाहिए, तो कानून कैसे आएगा, तो राष्ट्रपति जो है ना अध्यादेश जारी कर दे। किसके साथ करता है, 1, 2, 3 ऐसे याद रखिए ना। गोली चला बाद क्या बोलता है, क्या मान लिया हमने दौड़ रहे थे, क्या बोलता है 1, 2, 3 1, 2, 3 बोल के निकल जाते हैं। इसी तरह क्या अध्यादेश भी 1, 2, 3 बोल के निकल जाता है। ऐसे याद किया मैंने कैसे याद किया, अध्यादेश कैसे निकलता है, 1, 2, 3 बोल के निकल जाता है। अध्यादेश क्या मतलब है कि कोई ऐसा कानून है जो अभी संसद नहीं बना सकता, तो राष्ट्रपति उसको बना देगा। कितना महीने के लिए बनता है बताइएगा आप लोग, 6 महीने के लिए बनता है। 6 महीने 6 हफ्ते 6 महीने के लिए बनता है वो। आइए अब अनुच्छेद 6 महीना क्यों बनता है, इसका कारण है कि 6 महीना ही क्यों होता है, क्योंकि संसद जो है ना, संसद कम से कम साल में 2 बार बैठना चाहिए। हम लोग का 12 महीना है, तो हर 6 महीना में संसद बैठेगा ही बैठेगा, नियम है। इसीलिए 6 महीना करता है कि आप अध्यादेश तो ला दिए, पर 6 महीने के अंदर संसद बैठेगा, आपको संसद में से पास करना होगा। चलिए अगला देखते हैं। हम एक्स्ट्रा बोलते हैं तो बताइएगा आपको सही लगता है कि नहीं लगता है, वरना फिर जो लिखा है सिर्फ वही बताएंगे। चलिए अनुच्छेद 129, एक से पहले 124 करते हैं। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, जो हम लोग का हाई कोर्ट है वो कैसे बना, तो 124 से बना। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का 124 से है। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। उच्चतम न्यायालय क्या है, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख का मतलब मान लिया उच्चतम न्यायालय कुछ लिख दिया तो उसका परिणाम नीचे का कोर्ट करेगा। उच्चतम न्यायालय के नीचे का कोर्ट कौन है, हाई कोर्ट, वो सब करेगा। इसी को कहता है उच्चतम न्यायालय अपने आप में क्या है, तो एक अभिलेख न्यायालय। इसे बोलते हैं इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस और भी बहुत सारे केस है। उसके प्रेफरेंस क्यों देते हैं हम लोग, क्योंकि उसको अभिलेख न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं उसका, अभिलेख न्यायालय। पूछेगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे होती है, तो 124 के तहत। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय कैसे है, 129 के तहत। ये दो को मैंने, और सबसे इंपॉर्टेंट, और मानिए सबसे इंपॉर्टेंट उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का पूर्वालोकन, रिव्यू की शक्ति। मान लीजिए उच्चतम न्यायालय कोई फैसला सुनाया, ठीक है, मान लीजिए कोई फैसला सुनाया और बाद में उच्चतम न्यायालय को लगता है कि हमने शायद गलत फैसला सुना दिए, शायद बहुत सारे फैसला का छोड़िए, उच्चतम न्यायालय को बोलना चाहिए। उच्चतम न्यायालय मान लीजिए कोई फैसला सुनाया और बाद में उच्चतम न्यायालय को लगता है कि शायद ये फैसला कुछ गलत है, उसी को कहते हैं पूर्वालोकन, रिव्यू करना। तो रिव्यू की शक्ति किसमें है, उच्चतम न्यायालय की 137 में। कहाँ से लिए रिव्यू बताइएगा, यूएसए से लिए हम लोगों ने रिव्यू की शक्ति। उच्चतम न्यायालय की रिव्यू या पूर्वालोकन की शक्ति किसमें है, तो 137 में है। अब बताइए 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति में। देखिए मान लीजिए हाई, अभी जब एक आपको पहले बता दी क्वेश्चन के, फिर आपको हम समझाते हैं। कहता है कि 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति में। मान लीजिए कोई ऐसा कानून है, जैसे अभी आप लोग देखे होंगे राज्यपाल वाला, कि राज्यपाल कोई कानून लेता था, उसका बैठ जाता था 3-4 महीना के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि इसको नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है राज्यपाल, ठीक है। तो फिर आपका राष्ट्रपति ना आपका उच्चतम न्यायालय को 7 को क्वेश्चन दी और बोली कि आप बताइए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मान लीजिए कि सिंपल सा बात है, राष्ट्रपति को कोई प्रश्न है और उसको लगता है कि इसको संवैधानिक, इसको हमको नहीं पता चल रहा है, हमसे फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई कानून बनाना चाहता है संसद,
या राष्ट्रपति, और उसको लगता है कि ये सही है या नहीं सही है, ये गलत है या सही है, उसके लिए वो उच्चतम न्यायालय से पूछ सकता है कि तुम हमको बताओ। तो वो कैसे बताएगा? 143 बताएगा। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है कि हम जो कानून बनाने जा रहे हैं वो सही है कि गलत है, या फिर कुछ भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है। उसी को कहते हैं परामर्श करने की शक्ति। हाँ, एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति पूछा तो सुप्रीम कोर्ट का मर्जी, बताना है बताए, नहीं बताना नहीं बताए, और जो बताया है वो राष्ट्रपति मानना चाहे माने, नहीं मानना चाहे ना माने, सब कुछ कई परामर्श एडवाइस के टाइप में है कि एडवाइस, राष्ट्रपति को कुछ चीज़ का एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट चल गया एडवाइस लेने के। और याद रखिएगा, जब भी एडवाइस देगा वो एक संवैधानिक बेंच बना के ही देगा। संवैधानिक बेंच का मतलब होता है कि राष्ट्र जो न्यायाधीश होंगे ना, वो वरिष्ठतम 5 न्यायाधीश बैठेंगे, इसी को कहते हैं संवैधानिक न्यायाधीश, संवैधानिक पीठ। लगता है हम ज़्यादा नहीं ना कर रहे हैं, चल देखते हैं आगे। सॉरी, अनुच्छेद 148, सॉरी, अनुच्छेद 148, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछेगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसमें आते हैं? तो 148 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसमें आते हैं? तो 148 में आते हैं। 155, अब यहाँ केंद्र खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं राज्यपालों में, मैंने राज्य में आ जाते हैं। 155 पूछेगा राज्य। अभी हम लोग बिहार का एग्जाम दे रहे थे, बिहार से कुछ भी पूछ भी सकता है वो लोग। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? 155 में। राज्यपालों की नियुक्ति कैसे होती है? 155 में। क्षमा आदि करने के मामले में दंडनीय, निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति किसमें है? तो 161। जैसे हम लोग का राष्ट्रपति को 72 में था ना, उसी तरह क्षमादान करने की शक्ति किसमें है? तो राज्यपाल को 161 में है। 162, राज्यों के राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? तो राज्यपाल में होती है, वो 162 में बोला गया है। राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें है? तो 162 में है। 164 का 1 है, राज्यपाल और द्वारा मुख्यमंत्री की, सॉरी, अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका का विस्तार है। अनुच्छेद 164 का 1 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। 164 का 1 में। 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा। 169 में कौन है? तो राज्य की विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन। 169 में क्या है? राज्य के विधान परिषदों के उत्साधन और सृजन। 174, 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, सत्राहवान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार 174 में होगा। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक को अनुमति देना या अनुमति से रोक देना राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना 200 में है। मान लीजिए कोई विधेयक है, वो पास हो गया, तो राज्यपाल उसको विधेयक को अनुमति देना नहीं देना, राष्ट्रपति विचार करना किस में आता है? 200 में आता है। 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक को 201 में कहा जाता है। 213 विधानमंडल में विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करेगा। 213 राष्ट्रपति कितना से करता था? 123 और राज्यपाल करता है 213। राज्यपाल कैसे करता है? राज्यपाल करता है 213, राष्ट्रपति 123, ये करता है 213 और राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल कैसे करेगा? 213 से करेगा। फिर आ जाएगा राज्यों के उच्च न्यायालय। राज्यों का उच्च न्यायालय कितना में होता है? राज्यों का उच्च न्यायालय होता है 214 में। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होता है 214 में। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होना चाहिए 215 के तहत। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए 215 के तहत। 216 में उच्च न्यायालय का गठन है। 216 में उच्च न्यायालय का गठन है। 214 में राज्य में उच्च न्यायालय, 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय और 216 में उच्च न्यायालय का गठन है। फिर आ जाइए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पदों और शर्तें। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पदों की शर्तें कितना में है? तो 217 में है। 219 अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की शपथ और प्रतिज्ञान कितना में है? तो 219 में है। 226 उच्च न्यायालय के कुछ रीट निकालने की शक्ति किसमें है? तो 226 में रीट निकालने की शक्ति है। 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना 231 में है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना किसमें है? तो 231 में है। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में जो जिला न्यायाधीश बैठता है वो कैसे बनता है? 233 के साथ बनता है। 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है 239 में। इसके बाद 239 डबल ए, 239 का डबल ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध पूछेगा। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किस में है? 239 का ए में है। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, 243 का ए
ग्राम सभा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पंचायत का पढ़ रहे हैं। 243A ग्राम पंचायत है। 243A में क्या है, ग्राम पंचायत। पंचायतों का गठन कितना में है, तो 243B में है। ग्राम सभा किस में है, तो 243A में है। पंचायतों का गठन कितना में है, तो 243B में है। और पंचायतों की संरचना, पंचायत की संरचना कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये आपका सी में है। किस में है, सी में है। स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस में है, सी में है। ए में ग्राम सभा, बी में पंचायतों का गठन, सी में पंचायतों की संरचना होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, पूछता है कि पंचायतों में आरक्षण कैसे होगा, तो 243 घी का डी। याद रखिएगा, पंचायत में आरक्षण किसको मिलता है, महिला को मिलता है। महिला कहाँ मिलती है, घर में मिलती है, तो याद रखिएगा घ। पंचायतों में स्थानों में आरक्षण किसको मिलता है, महिलाओं को मिलता है। महिला रहती है कहाँ पे, घ में। याद करने के लिए सिर्फ है। पंचायतों के स्थानों का आरक्षण किसे मिलता है, महिलाओं को। महिलाएं रहती है कहाँ पर है, घर में रहती है। पंचायतों की वित्त स्थिति के पूर्वावलोकन के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किसमें है, तो 243 झ। क्या वित्त आयोग, इसमें क्या वित्त आयोग, याद रखिएगा इसका मतलब होता है 243 आई होता है। ठीक है, आई से याद रखिएगा इनकम होता है। तो पंचायतों के लिए वित्त स्थिति का पूर्वावलोकन के लिए वित्त आयोग, राज्यों का जो वित्त आयोग बनता है वो 243 आई के तहत बनता है। इसे याद रखिएगा, आई से इनकम याद रखिएगा। ये पंचायत अलग याद करना आसान है क्योंकि बहुत सारे ऐसे होता है। फिर पंचायतों में निर्वाचन, पंचायतों का निर्वाचन किससे होता है, तो 243 के से होता है। पंचायतों का निर्वाचन 243 के से होता है। ठीक है, फिर आता है पंचायतों नगर पालिकाओं का गठन, 243 ठ। नगर पंचायतों का गठन, नगर पालिकाओं का गठन। फिर आता है नगर, मेन पंचायतें जब आपसे पूछेगा। फिर नगर पालिकाओं का गठन 243 य क। कुछ का जिला योजना समिति 243 य घ। जिला योजना की समिति 243 य घ। सहकारी समितियों का निगमन 243 य ज्ञ। अच्छा, खत्म हो गया। कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के उपबंध करने की संसद की शक्ति 247 में है। कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के उपबंध करने की शक्ति संसद की शक्ति किसमें है, 247 में है। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति 249 में है। राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद को शक्ति 249 में है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान 253 में है। अंतर्राज्यिक नदियों के नदी टूलों में जल संबंधी विवादों का निर्णय 262 में लिया जाता है। अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध 263 में है। अंतर्राज्य संबंधों के परिषद के संबंध में उपबंध किसमें, अंतर्राज्य परिषद, याद रखिएगा ये अंतर्राज्य परिषद बोल रहा है। अंतर्राज्य परिषद के लिए किसमें, तो 263 में है। भारत और राज्य क्षेत्रों में संचित निधि और लोक लेखा के प्रावधान किसमें है, तो 266 में है। किसमें, संचित निधि और लोक लेखा के लिए। संचित निधि और लोक लेखा के लिए 266 में, अंतर्राज्य परिषद 263 में। क्योंकि इसे ना लास्ट में याद नहीं करते, पूछता कभी कभी। अंतर्राज्य परिषद किसमें है, तो 263 में है। राज्यों और भारत का जो संचित निधि और लोक लेखा संबंध का प्रावधान किसमें है, 266 में। इसे वित्त है, इसे बहुत लोग याद नहीं होता है। भारत में असमायिक या कॉनेटरी फंड किसमें है, तो 267 में है। वित्त आयोग सबको याद है 280 में होता है वित्त आयोग। इसके बाद विधि के प्राधिकरण के बारे में शक्तियों और संपत्तियों के वंचित न करे तो 300 कम है। ये पहले ना मौलिक अधिकार था, फिर इसको 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। किससे हटाया गया था, 44वें संशोधन के द्वारा मोरारजी देसाई ने हटाया था इसे। ठीक है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न करना 300 कम में आता है ये। फिर आपका जो अखिल भारतीय सेवा है, जैसे IAS IPS है, वो किसमें है, तो 312 में। अखिल भारतीय सेवा IAS IPS और IFS है ना, वो किसमें है, तो 312। IFS ये फॉरेन सर्विस वाला नहीं है, फॉरेस्ट सर्विस वाला, जंगल वाला सर्विस है। किसमें है, तो 312 में है। संघ और राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग 315 में बना था। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग 315 में, और IAS IPS किसमें है, 312 में है। लोक सेवा आयोगों का प्रतिवेदन किसमें है, तो 323 है। प्रतिवेदन का मतलब कि अपना जो रिपोर्ट है वो जाकर राष्ट्रपति को देता है। भाई कह रहा है लोक सेवा आयोगों का प्रतिवेदन 323 में है। निर्वाचन का अधिचरण, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित है 324। जो निर्वाचन आयोग का अधिचरण होता है, निर्देशन और नियंत्रण होता है, किससे होता है, 324 के तहत होता है। फिर आता है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचन का वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया 326 में। हम लोग जो मतदान करते हैं वो कैसे करते हैं, वयस्क मताधिकार से करते हैं। कहाँ पर है, 326 में है। लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण 330 में है। इसके बाद लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ला भारतीय एंग्लो इंडियन का सीधा प्रावधान किया गया 331 में। फिर आता है राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। मतलब हम लोग का जो राज्य, फिर से देखिएगा यहाँ पे क्या था, जो हम लोग का लोकसभा था ना, पहले याद रखिएगा, पहले 330 याद रखिए। 330 क्या बोलता है, 330 बोलता है कि आपका लोकसभा में
एसटी और एससी के लिए आरक्षण होगा, ठीक है। ये 330 बोला। 31 से बोला था एंग्लो इंडिया के लिए, जिसको हटा दिया गया, ठीक है। फिर 332 से बोलता है राज्यों की विधानसभाओं में आपको एस टी आरक्षण मिलेगा। और 33 में आपको था राज्यों में एंग्ला भारती, उसको भी हटा दिया है, ठीक है। 30-32, 30 में केंद्र है, 32 में राज्य के लिए, 31-33 हटा दिया गया, ठीक है। 338 राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए पूछेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसमें है? तो अनुच्छेद 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसमें है? तो 338 में। बस खत्म हो गया ये। फिर आता है अनुसूचित जनजाति आयोग, कौन सा है? तो ये जनजाति आयोग है। जनजाति आयोग कैसे बनता है? 348 का ख में। और ओबीसी आयोग कैसे बना है? क फिर ख में, ऐसे याद रखिएगा। 338 में आपका एससी है, 338 का ए में एसटी है और बी में आपका ओबीसी के लिए है। 38 में एससी, 38 ए में एसटी, 38 बी में आपका ओबीसी के लिए है, ठीक है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करेगा, अनुच्छेद 340 के तहत। फिर आता सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, और हम कैसे याद करके बताते हैं। कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी कैसे घोषित करेंगे? 343 से। 343 कैसे याद करेंगे? आपको लग रहा है कि 4 खतरा में है, 3 और 4 खतरा में है, 33 से 343 संघ की राजभाषा होगी। संघ की राजभाषा होगी हिंदी, 343 में कहा गया, ठीक है। फिर आता आपका राज्यसभा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। राज्यसभा के संबंध में आयोग और संसद की समिति किसमें है? तो 344 में। 350 का क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा का अधिकार होगा, 350 का क में। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा से शिक्षा का अधिकार होगा, 350 का क में। 350 का ख भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्गों के लिए विशेष अधिकार होगा, 350 का ख में। 352 राष्ट्र आपातकाल की घोषणा, युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में 352 होगा। 356 राज्यों में सार्वधिक तंत्र का विफल हो जाने की दशा में 356 लगेगा। 360 वित्त आपातकाल है। 368 संसद के संविधान में संशोधन की शक्ति 360 में। अब आइए फटाक से अनुसूची देख लेते हैं। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति और अन्य उच्च पदाधिकारियों का वेतन है। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में उपबंध किसमें है? तो पांचवी में है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से एक बार, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जातीय क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में उपबंध है, छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और समावर्ती सूची में केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसमें है? सातवीं में। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनिमय के विधि की मान्यीकरण है। 10वीं अनुसूची दल में परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के संबंधित उपबंध है 12वीं अनुसूची में। अब आ जाइए क्षेत्रीय परिषद और उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ है। जैसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कलकत्ता में, और पश्चिम वाला मुंबई में, मध्य वाला प्रयागराज में, उत्तर वाला दिल्ली में, दक्षिण वाला चेन्नई में। कैसे याद करेंगे? पूरब में कलकत्ता है तो पश्चिम में मुंबई है, मध्य में प्रयागराज है तो उत्तर में दिल्ली है और दक्षिण में चेन्नई है। अब आ जाइए नोट, पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम के क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा गठित पूर्वोत्तर परिषद के द्वारा हल किया गया। सिक्किम को 2002 में NEC का सदस्य बना है, 2002 में। अब आ जाइए उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मैंने कहा जाए तो मोटा मोटी खत्म हो गया जितना वो सब था। अब आपका सिंपल है, वन लाइनर में है। जो याद करने का इंपॉर्टेंट चीज़ था वो हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट उद्देशिका तो सबको पता होना चाहिए। क्या लिखा है उद्देशिका में? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, क्या बोला? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज की तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित करते हैं।
भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में क्या क्या कहा गया है। अब ये ऑनलाइन के रूप में होगा। भारतीय जो ऑनलाइन को जो PYQ में पूछा वो सब। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में किस क्रम में होगा। प्रभुत्व संप्रभु प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र है हम लोग। भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। एक सार्वभौम समाजवाद पंथ धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र हम। सही क्रम क्या है। सार्वभौमिक समाजवाद धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक है हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है 42वें संशोधन से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से, माने वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शब्द से होती है। स्वतंत्रता समानता प्रभुत्व की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई थी। फ्रांसीसी क्रांतियों से हुई थी। भारतीय संविधान में डैश एक मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं है तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता नहीं था, इसको 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन जोड़ा इसमें प्रधानमंत्री बताइए कौन थे। भारतवर्ष में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णित करता है। भारत की संविधान कहता है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है भारत की संविधान की प्रस्तावना को। उच्चतम न्यायालय द्वारा जिस वाद को धारित किया और प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बेरुबारीवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय द्वारा जिस वाद को धारित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है वो कौन सा है, बेरुबारीवाद 1960 में। उच्चतम न्यायालय द्वारा जिस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आपको पता है इसमें केशवानंद भारती हार जाते हैं पर केस ये अरे हम सुने थे सर से। अब आ जाइए शासन प्रणाली। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। केंद्रीय शासन व्यवस्था यूनिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट के लिए सही विशेषता नहीं है। तो क्या क्या सही विशेषता है। सही विशेषता करें बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था किसके लिए क्या हो रहा है। केंद्रीय शासन व्यवस्था किसके लिए विशेषता नहीं है, बड़े देशों के लिए नहीं है। बात सही है। बड़े देशों के लिए ना फेडरल होना चाहिए ना कि सेंट्रल होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार एक संघीय प्रणाली है, केंद्र और वहां पे राज्य है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसा है। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। हम लोग प्रकृति में तो संघीय दिखते हैं पर हम लोग का भावना एकात्मक जैसा है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है अनुच्छेद 1 से 4 तक में। भारत के संविधान 1 के अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बना गया, कब बना था, 35वें संशोधन के अंतर्गत और 36वें पूर्ण राज्य बना। जो सिक्किम है वो 35वें के तहत एक सह राज्य बना और 36वें में से पूर्ण राज्य बना दिया गया था। किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया था, तो 2000 में झारखंड अस्तित्व में आया था। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, 1956 में हुआ था। आज़ादी के बाद पहला बार कब बना था, 1953 में बना था। आंध्र प्रदेश को बनाया गया था पहला बार भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश को। फिर 1956 में बहुत सारा राज्य बना भाषा के आधार पर। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन है, तो हमारा झारखंड 28वां राज्य। ठीक है। 29वां राज्य कौन सा था, वो तेलंगाना था 29वां राज्य। भारत के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार लिया गया था कनाडा से। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार किसने लिया था, कनाडा से हम लोग ने। आइए राज्यों का गठन कैसे कैसे हुआ वो एक बार देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। गुजरात महाराष्ट्र 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र बना। नागालैंड कब बना, 1 दिसंबर 1963 को 63 को नागालैंड बना। हरियाणा कब बना, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनता है। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बनता है। मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा बनता है 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा कब बना, 21 जनवरी 1972 को बना। सिक्किम कब बनता है, 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को 36वें संशोधन के द्वारा से बना दिया गया सिक्किम को, 16 मई 1975 को। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। गोवा को 30 मई 1987 को। गोवा का पूर्ण राज्य बनता है 30 मई 1987 और 20 फरवरी 1987 को बनता है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ का बनता है 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बनता है। तेलंगाना बनता है 2 जून 2014 को। तेलंगाना कब बनता है, 2 जून 2014 को। अब आ जाइए नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान कहाँ है, तो भाग अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता से संबंधित विधि निर्मित करने की शक्ति संसद को दी गई है अनुच्छेद 11 के तहत। नागरिकता से संबंधित विधि निर्मित करने की शक्ति संसद को कहाँ से दी गई है, अनुच्छेद 11 से दी गई है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक
कि भारतीय बैंक में जमा धन करके, सही बात है, मान लीजिए आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, नहीं मिल सकती। आप भाग सोचिएगा कि हम लोग स्टेट बैंक में कुछ पैसा रख देते हैं हमको नागरिकता मिल जाएगा विदेशी लोग को, ऐसा नहीं हो सकता है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 1919 को। हम लोग हाल ही में जो हुआ था ना सीसी का क्या बोलते हैं, जो आपका हुआ था जो नागरिकता विरोध के कानून में विरोध, उसी समय बोला था नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को लाने के लिए। अब आ जाइए मूल अधिकार। भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों में अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान है तो 12 और से 35 के बीच में है। जिस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के प्रदत्त अधिकारों को छीन या न्यून कर सके, वह है अनुच्छेद 13। विधि के नियम या कानून के अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से प्रेस की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, प्रेस की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय के व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे का फहराना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब प्रभावी हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। हम लोग का जो संविधान में शिक्षा का अधिकार हुआ ना, वो कब प्रभावी हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 से वो प्रभावी है। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार, ये मानव अधिकारों के भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है तो शिक्षा का अधिकार है। निम्नलिखित भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई? सर्वोच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय कैसे करता है? सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 से और उच्च न्यायालय 226 के तहत है। संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उत्प्रेषण को। संवैधानिक उपचारों के लिए इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है तो उत्प्रेषण को। यह मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है तो संपत्ति का अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया है। फिर आता है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भारतीय नागरिकों को क्या क्या प्रसाद है? भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? 19 का 1 में है। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। अल्पसंख्यकों का अधिकार 29 और 30 में है। जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में है। कौन कौन है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार। ओहो, इसमें चुनना था कौन सा भारतीय को प्राप्त है? तो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है और अल्पसंख्यकों का अधिकार खाली हम ही लोग को प्राप्त है, पर दूसरे को कानून से समानता भी है। और मैंने कोई अंग्रेज आएगा तो उसको जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी पर उसको बोलने का अधिकार नहीं होगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है तो संवैधानिक निवारण का अधिकार गैर नागरिकों को भी मिला है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर कौन कौन आते हैं? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार। किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ रिट लागू कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा, हैबर कॉर्पस के द्वारा। किसी व्यक्ति को बंदी अवैध हिरासत के खिलाफ कौन रिट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबस कॉर्पस के द्वारा। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार निकाला गया है मोरारजी देसाई के शासनकाल में 44वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 4 में ये लिखा हुआ है कानून के समय समानता लिया गया है ब्रिटेन से। कानून के समय समानता कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिए? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? तो यूएसए से लिए हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कोर्ट लागू कर सकता है रिट के द्वारा। संवैधानिक उपचार जिसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है कहाँ पर है? तो अधिकार परीक्षा में है। मूल अधिकारों को किस वर्ग के अस्पृश्यता के रूप में किया गया विभेद के संरक्षण देता है? तो समानता के अधिकार को। अब आ जाइए राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में कहाँ है? तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। नीति निर्देशक भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। यह अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है तो अनुच्छेद 40 के तहत है। फिर आता है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन कैसे होगा? अनुच्छेद 40 से होगा। समान आचार संहिता माने सिविल जो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में है? आपको बताया था 44 बराबर है 44। कृषि और पशुपालन 48 में है। न्यायपालिका और कार्यपालिका 50 में। न्यायपालिका कार्यपालिका पृथन कैसे होता है? 50-50 करके, तो अनुच्छेद 50 है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास 51, इसी को हम लोग फॉरेन पॉलिसी भी कहते हैं 51 को।
भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया जाता है। 4 को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता के द्वारा। भारतीय संविधान में भाग 4 में राज्यों को नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान में यह बात आयरलैंड से प्रेरित और प्रभावित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्वों में से कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आइए मौलिक अधिकार अंतर क्या है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जबकि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। अमेरिका से लिए हम लोग मौलिक अधिकार प्रेरित है, जबकि आयरलैंड से संविधान से प्रेरित हम लोग का नीति निर्देशक सिद्धांत। इसकी प्रकृति नकारात्मक है। पूछेगा मौलिक अधिकार कैसा है अपने आप में, तो ये नकारात्मक है। मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति कैसी है, तो ये नकारात्मक होती है, जबकि राज्य के नीति सिद्धांत ये सकारात्मक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग कंफ्यूज हो जाता है। मौलिक अधिकार कैसा है, नकारात्मक है, क्योंकि ये सरकार को बांधता है कि जनता को खुला छोड़ो, इसीलिए सरकारी हिसाब से ये नकारात्मक है। जबकि राज्य के हिसाब से क्या बोलते हैं, ये सकारात्मक है। ये वाद योग है, इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करा सकते हैं, पर ये गैर वाद योग है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। कानून रूपी मान्य, ये कानूनी रूप से मान्य है, ये नैतिक और राजनीतिक मान्यता है नीति सिद्धांत। ठीक है, लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, अनुच्छेद 21(1) को छोड़कर। इसे लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत कल्याण का मौलिक अधिकार से क्या मिलता है, व्यक्तिगत कल्याण मिलता है, जबकि नीति सिद्धांत ये सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए है नीति सिद्धांत। और नागरिकों को ये स्वतः प्राप्त होता है मौलिक अधिकार, पर सरकार द्वारा इसे लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होता है नीति सिद्धांत। अब आइए मूल कर्तव्य। 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद संशोधन में 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना गया, तो मौलिक कर्तव्य के नाम से। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य इस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 42वें संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जुड़ा था मौलिक कर्तव्य का। कितना जुड़ा था, 51 का ए में जुड़ा था। ये भारत का मौलिक कर्तव्य क्या है, तो एक मिली जुली, इसमें हमारी मिली जुली संस्कृति और समृद्ध विरासत के संरक्षित करना है। जिस समिति की सिफारिश 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य बना, वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 51 के क में। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों आयु के बालकों और बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देना। बालकों में बालक बालिका दोनों जाना। ये मौलिक कर्तव्यों की एक बार सूची देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मौलिक भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि माने ए, संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसका अनुसरण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के लिए सभी लोगों को समरता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारी सामरिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव तथा रक्षा करे और उनके संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अब आ जाइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मानववाद, ज्ञानवर्धन और सुधार की भावना का विकास करे। सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों का उत्कर्ष का सतत प्रयास करे। इसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। यह माता पिता का संरक्षण है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के वाले को यथास्थिति बालक या प्रत्यालय में शिक्षा की ओर अग्रसर करने का प्रदान करें। किसका, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अब आइए राष्ट्रपति पढ़ते हैं कि जिस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 52 हो गया। जिस अनुच्छेद में कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 हो गया। जिस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है, 54 हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचन के सदस्यों को निर्वाचन में भाग लेने का प्रावधान किया गया, वो है 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा।
राष्ट्रपति के पद प्रत्याशी का प्रस्ताव करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की सहमति होना चाहिए? तो 50 सदस्यों का। वर्तमान में राष्ट्रपति के पद में उम्मीदवार हेतु जमा राशि कितना? मान लिया आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको कुछ जमानत राशि देना पड़ता है, वो कितना है? तो वो 15,000 रुपये है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है? सीधे अथवा अपना अधीनस्थों के अधिकारियों के द्वारा। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिसारी शक्तियों को किसमें निहित किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरण मत प्रणाली के माध्यम से, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचन के पात्र होंगे? तो कितनी भी बार, अगर जितनी बार चुन लेंगे उतनी बार वो हो जाएंगे। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन देखेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश देखेगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया और कौन सी क्रिया के बाद उसका अधिनियम बन जाएगा? जब राष्ट्रपति इसमें अपनी सहमति दे देगा। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है तो राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्त करना यह राज्यपाल का काम है, ना कि राष्ट्रपति का काम है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो हमारे बिहार राज्य से। बिहार के कहाँ से? सिवान से थे। सिवान मेरा घर भी पड़ता है, मैंने मेरे चचे रखा छोटा नहीं। भारत की रक्षा बल में सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारतवर्ष की रक्षा बल में के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होगी का उल्लेख किसमें? भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में है। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होगी, इसका उल्लेख कहाँ पर है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में, 53 में है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद पद ग्रहण करेंगे 5 वर्षों के लिए। भारत के संविधान के लिए अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। संसद के सत्राहवान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। द्रौपदी मुर्मू है भारत की 15वीं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक अधिकार नहीं है तो पुनर्निर्वाचन के लिए एक वित्त विधेयक की वापसी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कौन करता है? जो उच्च न्यायालय उसके न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। और सर्वोच्च न्यायालय का संसद करेगी। राष्ट्रपति को उसके सामान्य सेवा काल में पूर्ण होने से पहले भी उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सहमति से, माने कि महाभियोग लगा के। अब आता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। सर्वपल्ली राधाकृष्ण 13 मई 1962 से इतना, ऐसा खाली याद करते, डेट याद नहीं हो पाएगा। राजेंद्र प्रसाद पहले थे, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी आए थे। इसके हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, जाकिर हुसैन थे, वीवी गिरी थे, फारूक अली अहमद थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। फिर आता आर वेंकटरमन थे, शंकर दयाल शर्मा थे, के आर नारायण थे, APJ अब्दुल कलाम थे, फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, फिर प्रणब मुखर्जी हुए, फिर रामनाथ कोविंद हुए। और 15वीं कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक बात आपको पता है, 15वीं राष्ट्रपति है, 15वें उपराष्ट्रपति भी है। ये जो अपने क्या नाम उनका, भूल जाता नाम उनका। और उसके बाद 15वें प्रधानमंत्री। तीनों 15-15-15 है। नाम भूल गए राष्ट्रपति के, क्या है यार, भूल गए। उपराष्ट्रपति संविधान के जिस अनुच्छेद के अनुसार, मैंने भूल नहीं गया, वो मुंह पे नहीं आ रहा है, CP राधाकृष्णन। संविधान के जिस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा वो कौन है? अनुच्छेद 63। जिस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो 64 है। देखिए, जिस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति कैसे हो जाता है? 64 के तहत। और भारत किस अनुच्छेद के भारत के उपराष्ट्रपति होगा? 63 के साथ। ठीक है। 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो 788 थे। ये 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव का है, व्यक्ति के रूप में वो 15वें है। ठीक है, क्योंकि CP राधाकृष्णन 2 बार बने थे, और भी बहुत लोग हैं। फिर आता है राज्यसभा के सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। यह कथन असत्य है। उपराष्ट्रपति के चुनाव भारत के राष्ट्रपति कराता है, ये बात गलत है, निर्वाचन आयोग कराएगा। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कितना है? तो 12वां था। मोहम्मद हामिद अंसारी वो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 12वें उपराष्ट्रपति थे। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में किया जाता था संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वे निर्वाचित हो या मनोनीत। एक बात याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उसमें सिर्फ निर्वाचित लोग जाएगा। ठीक है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो। पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें निर्वाचित भी जाता है और मनोनीत भी जाता है। एक बात याद रखिएगा, थोड़ा अंतर है दोनों में।
उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। इसके बाद जाकिर हुसैन बने। पहले बने थे कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्ण, फिर जाकिर हुसैन बने, फिर वीवी गिरी बने, फिर गोपाल स्वरूप पाठक बने, वीडी दत्ती बने, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला बने थे, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, कृष्णाकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, ये 12वें थे। फिर आता है जगदीप धनखड़, ये देखिए लिखा है ना, सीपी राधाकृष्ण 15वें है। अब आता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होगा वो अनुच्छेद 75(1) के द्वारा होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 75 का 1 में है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध कराया जाता है अनुच्छेद 78 के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य होते हैं केंद्र सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री प्रमुख होता है केंद्र सरकार का। इसके बाद संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, वो कहाँ है? तो अनुच्छेद 352 में। आमतौर पे भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा से, ये आमतौर पे, क्योंकि आपका मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे। डॉक्टर प्रधानमंत्री जो थे राज्यसभा के थे। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, और संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो केवल लोकसभा के प्रति होता है, ना कि राज्यसभा। ठीक है। भारत की राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करेगी। केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार का उच्चतम अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं इंग्लिश में। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल संख्याओं का 15% सीमा तक निर्धारित की गई। वो था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। भारतीय प्रशासन की विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति क्रियान्वयन से है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। अब आज ये प्रधानमंत्री उनके कालक्रम में देखा जाए, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू आए थे, फिर गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक बने, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक बने, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुलजार, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, फिर मनमोहन सिंह, और आखिरी में नरेंद्र मोदी आए। ये देखिए क्रम के अनुसार 18वें, पर व्यक्ति के अनुसार ये 15वें हैं। अब आ जाइए महान्यायवादी और नियंत्रक के महालेखा परीक्षक। संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी के पद का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 76। भारत संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी के पद का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 76 में है। भारत के न्यायवादी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 76 का 1 में है। भारत सरकार कानूनी विषय से परामर्श देती है अटॉर्नी जनरल को। भारत सरकार कानूनी विषय में परामर्श किसे देती है? अटॉर्नी जनरल को। भारत में महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है। अब आ जाइए संसद। लोकसभा के लिए चुनाव के निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन निर्धारित है 1971 की जनगणना। फिर आता है लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष पश्चात यथायथ रहेगी? तो 2026 तक के पश्चात पहली जनगणना के आंकड़ों में यह प्रकाशित होगा। प्रत्येक राज्य की लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन में किस वर्ष रोक लगा दी गई थी? 2026 तक के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है? तो 330 लोकसभा में और 332 में राज्य विधानसभाओं में। लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय को मनोनीत करने का अधिकार किसे था? तो राष्ट्रपति को। तब खत्म हो चुका है, ये 104वें संशोधन की तरफ से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ देखिए 25 जनवरी 2020 को 104वें संशोधन से नहीं बढ़ाया गया। ठीक है। लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा।
लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग कर सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3। क्या बोल रहा है? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाने होंगे? तो वर्ष में 2 बार, हर एक 6 महीना में 1 बार सत्र बुलाना ही होगा, कानूनी ये संवैधानिक नियम है। वह राज्य जिसमें सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है वो कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, 80 सीट में भेजता है ये। जहाँ तक लोकसभा के प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे और दूसरे पे आता है? महाराष्ट्र। तीसरे पे आता है पश्चिम बंगाल। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। 9वीं लोकसभा भंग हो गई थी मार्च 1951 में। 9वीं लोकसभा कब भंग हुई थी? तो मार्च 1991 में। भारत की 12वीं लोकसभा में निर्वाचन हुआ था फरवरी 1998 में। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित कोई मंत्री। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधि किस आधार पर किया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। क्या बोला? राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधि किस आधार पर किया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान 4वीं अनुसूची नामित अंतर्राष्ट्रीय उपबंधों के आधार पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि यह विघटित नहीं होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को कोई भंग ही नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत होते हैं? तो 12 व्यक्ति होते हैं। कितने व्यक्ति होते हैं? 12 व्यक्ति होते हैं। किस सभा का अध्यक्ष का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। किसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं। आप लोग बताइएगा ना, उपराष्ट्रपति को पेमेंट किस बात का मिलता है? क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति, इसलिए उसको पेमेंट मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का पेमेंट है कुछ। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति कौन है? संसद का हिस्सा होता है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 महीना का हो सकता है। एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार 2 माह तक, कितने माह तक? 2 माह या 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए, उसे पारित करने जिसपे दोनों सदनों में मतभेद हो। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर। बताइएगा पहला कौन सा विधेयक था जिसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था? बताइए कौन सा था? नहीं बता, हम बताते हैं। वो था आपका दहेज निवारण अधिनियम, पहला उसको लेकर बनाया गया था संयुक्त सत्र। अनुच्छेद 113 संबंधित है संसद के प्रकरणों के संबंध के प्रक्रिया से। संसद अनुच्छेद 113 किससे संबंधित है? संसद के प्राकलों के संबंध की प्रक्रिया से। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 का अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसके विनिमय में प्रत्यर्पण करना, भारत के संचित निधि से धन का विनियोग करना, भारत के संचित निधि में धन का खर्च और विवरण देना। बताइएगा, धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा। धन विधेयक कहाँ पेश होगा? केवल लोकसभा में। कौन सा सही नहीं है? तो धन विधेयक राज्यसभा कभी नहीं होते। धन विधेयक हमेशा शुरू होगा लोकसभा में शुरू होगा। लेखा अनुदान क्या है? बजट पारित होने के लंबित के कारण धन आवंटित होने। लेखा अनुदान क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बजट है और बजट पारित नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बहस चल रहा है, उस समय लेखा अनुदान को पास कर दिया जाता है क्योंकि बजट पारित होना लंबित होने पर कारण निधि आवंटित करने हेतु लेखा अनुदान बना दिया जाता है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? जो कटौती प्रस्ताव आता है उसका उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है सदन या लोकसभा के स्पीकर को। यह संसदीय समिति कार्यपालिका के नियम विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति संबंधित है। तो अधीनस्थ विधान की समिति। भारत की संसद में व्यय नियंत्रण किया जाता है भारत की संसद द्वारा। भारत के संसद में व्यय का नियंत्रण कौन करता है? भारत की संसद के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो 12 है। सॉरी कहता है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं। राज्यसभा का प्रतिनिधि में कौन कौन शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। फिर आता है लोकसभा सचिवालय, सीधे पर्यवेक्षण में आता है लोकसभा के अध्यक्ष का। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडिया नामांकन का प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई थी? 126वां संशोधन विधेयक 2019। भारत के संविधान संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। राज्यसभा का पुनर्गठन की, राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति है भारत की संसद को। किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन या किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति है? तो 120 का 1 में है।
नए संसद भवन के सांसदों की कुल सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 1272। राज्यसभा के पास लोकसभा से ज़्यादा शक्ति है एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करने के लिए। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई थी लोकसभा तथा राज्यसभा के द्वारा। संशोधन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आइए देखते हैं राज्यसभा की सीटों की संख्या कहाँ कितना कितना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते हैं बड़े राज्यों से। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 11। असम में कितनी है? 7। छत्तीसगढ़ में 5, गुजरात में 11, हरियाणा में 3 है, झारखंड में 6, केरल में 9, महाराष्ट्र में 19 है, मेघालय और नागालैंड में 1, उड़ीसा में 10 है, पंजाब में 7 है, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 3 है। उत्तराखंड में कितना है? 3 है। तेलंगाना में 7 है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है। अरुणाचल प्रदेश में 1 है। बिहार में 16 को भेज सकता है राज्यसभा में बिहार। गोवा में 1 है। हरियाणा में 5 है। जम्मू कश्मीर में 4 है। कर्नाटक में 12 है। मध्य प्रदेश में 11 है। मणिपुर और मिजोरम में 1-1 है। दिल्ली में 3 है। पुडुचेरी में 1 है। तो राजस्थान में 10 है। तमिलनाडु में 18 है। उत्तर प्रदेश में 31 है। पश्चिम बंगाल में 16 और लद्दाख में तो है ही नहीं, तो भेजेगा किसको? है ही नहीं। चलिए अब आइए सर्वोच्च न्यायालय। संघ न्यायालय की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को। पूछेगा संघ न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ये संघ न्यायालय है। संघ न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान 124 में है। संवैधानिक मामलों में अपीलीय अधिकारिता का प्रावधान 132 में है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्ति का प्रावधान 143 में है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी भारतीय संविधान के द्वारा। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 34 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद को त्यागपत्र किसके लिख कर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को देकर लिख सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितना है? तो 65 वर्ष है। कौन सा कथन सही नहीं है? सही क्या क्या है? सही नहीं है तो क्या क्या सही? क्या सुप्रीम कोर्ट मार्शल को छोड़ने, कोर्ट मार्शल को भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, अन्य किसी भी उच्च न्यायालय नहीं, कोर्ट मार्शल को भी सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। सही नहीं, क्योंकि कुछ सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ को सुन सकता है, चाहे कुछ भी हो वो। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि यह सर्वोच्च न्यायालय राज्य को किसी भी कानून का अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक संघ न्यायालय है, एक मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है वो अपने आप में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरियों में अनपिछड़ा वर्ग से संबंधित है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला। फिर आता है एस.आर. आनंद 1990 के दशक के अंत में कार्यरत कहाँ थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। हाल ही में भारत की संसद में 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय को किस वर्ष निर्णय का समर्थन दिया जिसमें 3 तलाक बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया था? तो 2017 में। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र की परिभाषित किया जाता है अनुच्छेद 131 के द्वारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय संबंधित है कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकरण क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र से। भारत में सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में संभावित अधिनियम के सिद्धांत को अपनाया है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य को। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में सही कथन क्या है? तो ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। कोर्ट कॉलेजियम के 5 सदस्य निकाय है जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करता है और इसमें उस समय के न्यायाधीश के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य क्या? इसके निर्णय की समीक्षा और संशोधन करने का कोई अधिकार है? न्यायिक पूर्वावलोकन में तो अपने फैसलों को भी कभी करने का अधिकार है ना, गलत है ये। भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से गलत है, किसने क्या करा है? भारतीय जो न्यायपालिका, ये बता अभी भी सही है, भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, ये किसने कहा था? NV रमन्ना ने कहा था। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया गया था सिर्फ संसद के द्वारा। आज ये राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद। संविधान के भाग 6 अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक का प्रावधान है राज्य विधानमंडल का। राज्य विधानमंडल का गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 168 में। राज्य विधानमंडल का गठन का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 168 में है। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत प्रावधान है राज्य विधानमंडल के गठन का। जिन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका वे कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहाँ पे द्विसदनीय है।
विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण विधानसभा में 332, वही लोकसभा आता तो 330। राज्य संविधान के जिस अनुच्छेद में राज्य की विधान परिषद के सृजन और समाप्त करने का प्रावधान है 169 है। क्या बोल रहा है देखिए फिर से, संविधान के जिस अनुच्छेद में किसी राज्य की विधान परिषद के सृजन या समापन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 169 में है। विधान परिषद की संरचना का उपबंध है, विधान परिषद की संरचना का उपबंध किया गया अनुच्छेद 171 के तहत। विधान परिषद की संरचना का उपबंध कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 171 में किया गया है। राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु अर्हता का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 173 में है। विधान परिषद की संरचना का उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 171 में है। विधान परिषद की संरचना का उपबंध, संरचना किसमें है? अनुच्छेद 171 में है। राज्य विधानमंडल की सदस्यों की अर्हता किसमें? 173 में है। राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। किस राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका सम्मिलित होती है राष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। भारत में राज्य विधानसभा उच्च सदन कहाँ है? तो विधान पालिका परिषद में है। भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद के सृजन, उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्वधान संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के श्रेणी में नहीं चुना जाता है, उद्योगपतियों को नहीं चुना जाता है विधान परिषद में। इसके बाद केरल, बिहार जहाँ पे विधान परिषद है, बिहार है जहाँ पे कितना विधान परिषद सीट है? 75 लोग हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है तो अनुच्छेद 170। अरुणाचल प्रदेश किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो हिमाचल प्रदेश में अधिकतम है विधानसभा में। जम्मू एंड कश्मीर राज्य के विभाजन से बने केंद्र शासित प्रदेश के अपनी कोई विधायिका नहीं है, तो लद्दाख के अपने कोई विधायिका नहीं है। बाकी जम्मू एंड कश्मीर का है। यदि किसी राज्य की विधानसभा में अध्यक्ष स्पीकर का पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र देना होगा उसे उपाध्यक्ष को। केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री, जहां तक इस तरह का प्रावधान नियुक्त किया गया वो है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यों का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 202 के अंतर्गत प्रावधान है राज्यपालों द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना। उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय, भारत के संविधान में उच्च न्यायालय के संबंधी प्रावधान दिया गया भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है 231 में। क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान किसमें है? भाग 6 के 214 से 231 के बीच में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान अनुच्छेद 231 में है। भारत में वर्तमान उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 है। संसद किसी राज्य क्षेत्र में अलग उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है अनुच्छेद 241 द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 217 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का प्रावधान है 221 में। उच्च न्यायालय में को रिट जारी करने की शक्ति का अधिकार है 226 में। उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का दर्ज प्राप्त है 215 में। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कैसे बनता है? 215 के तहत। अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान संविधान को दिया गया भाग 6 में 233 से 237 में। क्या बोल रहा है? अधीनस्थ न्यायालय जो जिला न्यायालय बनता है उसको कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान संविधान में कहाँ दिया गया है? 233 से 237 तक है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु वकालत कम से कम अनुभव कितना होना चाहिए? जिला न्यायाधीश के वकील बनने के लिए 7 वर्षों का। इसके बाद कि एक से अधिक राज्य के किसका है? तो बम्बई उच्च न्यायालय का आपका वो दादर नगर हवेली भी देखता है, वही पूछ रहा है कि वह उच्च न्यायालय में वह एक से अधिक राज्य के साथ प्रदेश को देखता है तो बम्बई उच्च न्यायालय। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा उपराष्ट्रपति को, चाहे वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज, वो हमेशा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देगा क्योंकि उसको नियुक्त भी राष्ट्रपति ही करता है और उसको शपथ अलग अलग दिलाता है। बाबरी मस्जिद जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष था, किस प्रकार का था? स्वामित्व मुकदमा था, वो टाइटल स्यूट था। जिस उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण किया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने को तलाक गैर कानूनी होगा, वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था वो। अब आ जाइए केंद्र राज्य आपात संबंधी उपबंधों के वित्त विधेयक। केंद्र राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का विवरण भाग 11 में है, अनुच्छेद 245 से 255 तक में है विधायी संबंधी विवरण केंद्र राज्यों का। केंद्र राज्यों के मध्य प्रशासनिक विवरण कितना था? अनुच्छेद संविधान के भाग 11 के 256 से 263।
विधायी होता है 245 से 255, प्रशासनिक होता है 256 से 263 और वित्तीय होता है 268 से 281। फिर से विधायी किस में है? 245 से 255 विधायी है। प्रशासनिक किस में है? 256 से 263 तक में। और वित्त कितने हैं? 268 से 281 तक में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 246 का संबंध किससे है? संविधान की 7वीं से है। संविधान का अनुच्छेद 246 संविधान की 7वीं अनुसूची से है। संविधान के अनुच्छेद 246 क के अंतर्गत जीएसटी आता है। 7वीं अनुसूची और 246 क के अंदर कौन आता है? जीएसटी। पूछेगा संविधान में जीएसटी कहाँ पर है? तो 246 का क में जीएसटी है। जीएसटी का प्रावधान जोड़ा गया है 121 संविधान संशोधन 2016 में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 249 संबंधित है संसद द्वारा राष्ट्रपति हित में राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। मैंने कहता है ना, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 249 है इसमें क्या हो सकता है? तो संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय में किसी विषय पे कानून मान लीजिए राज्य सूची का कोई विषय है, ठीक है, इसमें कोई कानून बनाना है तो संसद का जो संसद है वो अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय में कानून बना। याद रखिएगा ये कानून हमेशा राज्यसभा से ही शुरू होगा, ना कि लोकसभा से होगा। संविधान में 2 अनुच्छेद हैं जो विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। अनुच्छेद 245 और 246। संविधान के 2 अनुच्छेद जो विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं 245 और 246। इसमें क्या है? तो विधायी शक्तियों का विवरण करते हैं ये। निम्न में से किस वर्ष सकरिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों के परिवर्तन की सुश्रुति का अधिकार दिया गया, को अपना प्रतिवेदन जमा किया था? 1988 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है मुकदमे और कार्यवाही से। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो अनुच्छेद 352 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो गवर्नर के कहने पर। प्रथम आपातकाल की स्थिति की घोषणा 6 महीने के समय काल की सीमित की जा सकती है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में सही कथन क्या है? संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार होती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। भारतीय संघीय वित्त आयोग का संबंध किससे है? तो राज्यों और केंद्रों के बीच के वित्त शक्ति से है। अब आ जाइए लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? SV सेलवंत वाकड़। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के MC सेतलवाड़ थे। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, के अध्यक्ष कौन थे? MN वेंकटचलैया। वह लोक सेवा आयोग जिसके अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में से इस राज्य के केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी SCS कभी प्रदान नहीं किया गया है, तो बिहार को कभी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। अब आ जाइए चुनाव आयोग और राजनीतिक दल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग कैसे बनेगा? तो अनुच्छेद 324 से बनेगा। केंद्र और राज्यों के व्यवस्था पालिका में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 61वें संशोधन द्वारा 1988 को। भारत में यदि एक राज्य एक कानून लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 83 में, अनुच्छेद 172 में, अनुच्छेद 356। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 83 में, अनुच्छेद 172 में, अनुच्छेद 356 में। 83, 172 और 356 में। भारत में मतदान के लिए जारी वीवीपैट का संस्करण कौन सा है? तो M3 है ये। भारतीय राजनीतिक दलों के संबंध में सही कथन क्या है? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिनमें कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। फिर आता भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों में राष्ट्र और क्षेत्रीय दलों का दर्जा किसका अधिकार है? तो चुनाव आयोग का है। आम आदमी पार्टी कैसी है? तो एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक पंजीकृत पार्टी है। अब आ जाइए संविधान संशोधन। बस हो गया, 4 पेज और है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में। किस संविधान संशोधन में लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां को लघु संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है?
22 है। संवैधानिक प्रावधान में संशोधन का प्रावधान किया गया भाग 20 के 368 में। क्या बोल रहा है? भारतीय संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन का प्रावधान किया गया है भाग 20 अनुच्छेद 368 में। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया 59वें संविधान संशोधन कानून के द्वारा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम कब दिया गया? 69वें संविधान संशोधन कानून के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। 73वें संशोधन के बाद विवेकाधीन किया गया है निर्णय लेने की शक्ति का, पुनः व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्तियों का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। स्थानीय स्वशासन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन कानून वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ है? तो 64वें संविधान संशोधन बिल से हुआ है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त है? तो 73वें संशोधन के द्वारा प्राप्त है। संविधान के 73वां संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 243G के तहत। जो पंचायतों को 29 कार्यों की सूची मिला है ना, वो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 243G देता है। पुस्तकालय, ईंधन, चारा, ग्रामीण खेल और तकनीकी परीक्षण में वह संविधान 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। निम्नलिखित कार्य स्थानीय स्वशासन का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। समय सार्वजनिक अनुशासन और रखरखाव का। भारत का वह विषय जो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन कौन है? पुनः न्यायिक पर्यवेक्षण पंचायत क्या करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है। पंचायतों को चुनाव करने का निर्णय लिया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। पंचायतों में चुनाव का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। पंचायत राज प्रणाली किस सूची का है? तो राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। किस राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं के आरक्षण 50% कर दिया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने कर दिया। झारखंड भी है इसमें। किस राज्य में पंचायती राज प्रणालियों में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया था? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामीण वासियों को शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। सरकार की पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विशेषता क्या है? इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की एक पंचायत समिति एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। ब्लॉक स्तरीय निकाय स्तर पर 11वीं अनुसूची 11वें द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है 29 विषयों पर। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक आधार प्रदान कौन करता है? 73वें संशोधन के द्वारा। अब आ जाइए, पंचायती राज प्रतिनिधि कौन करता है? हाथियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास के तहत है। फिर आता है आपका यदि यह विकेंद्रीकरण के विषय नहीं है तो स्थानीय समुदाय का आत्मविश्वास, ये नहीं है। CDP और NES का पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित प्रक्रिया समिति का नाम बताए, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार को त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा पे बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत में पंचायती राज की अनुशंसा पे बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। किस समिति की अनुशंसा पे देश में पंचायती राज लागू हुआ और उसके प्रमुख कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। अक्टूबर 1949 में पंचायती राज में भारत के सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था राजस्थान में। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने किया था। सही सम्मिलित क्या है? पंचायती CH हनुमंतरावा 1984 में, CH हनुमंतारावा 1984 में, GVK राव 1985 में, अशोक मेहता 1977 और 78 में, LM सिंधवी 1986 में, बलवंत राय मेहता 57 में। फिर कहता है अशोक मेहता समिति किसकी सिफारिश था? अशोक मेहता समिति का पंचायती राज के 2 स्तरीय सरकार का। किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था? तो न्याय पंचायत बनाने की बात किसने किया था? अशोक मेहता कमेटी ने कहा था कि न्याय पंचायत बनाओ। पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली कहाँ था? ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत, जिला परिषद। किसका निर्णय पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? तो ग्राम पंचायत का। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है। नागा, मिजोरम और मेघालय में आपका पंचायती राज नहीं है। ब्लॉक स्तर की पंचायत समिति होती है
प्रशासनिक प्राधिकरण। जो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत सचिव बनती है ना, पंचायत सचिव होता है, वो एक प्रशासनिक प्राधिकरण ही थे। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति में केवल प्रशासनिक प्राधिकारी होते हैं। पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है, तो वित्त आयोग। 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वें अनुसूची अनुच्छेद 243G में कितने विषयों पर पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है, तो 29 विषयों में। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाया है तो राजस्थान में। पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया राजस्थान में। पंचायती राज डैश के लोगों के वास्तविक स्वराज देने की स्थापना किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों को। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किया है जयप्रकाश नारायण ने। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः स्थापित की जाती है वृहत नगरीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाया गया है 2004 में। पंचायती राज व्यवस्था के धुर विरोधी कौन थे, बी आर अम्बेडकर। पंचायती राज व्यवस्था के धुर विरोधी कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। 5 सदस्य अयोग्यता के प्रश्न निर्धारित किया गया था। एक ऐसे प्राधिकरण जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होगा। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद प्रारंभ की गई आंध्र प्रदेश में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। पंचायती राज कहाँ का विषय है, तो राज्य सूची का। आइए पंचायती राज की प्रमुख समिति देख लेते कौन कौन था। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 57 में, फिर अशोक मेहता समिति 77 में, फिर GVK राव समिति 85 में, ML सिंधवी समिति 86 में, PK थुंगल समिति 88 में थे। फिर आता है वित्त आयोग और उनके अध्यक्ष से भी हमको याद रखना। पहला कौन थे, KC नियोगी थे 52-57। पहला कौन तो 1951 नियुक्ति हुआ, उनका कार्यकाल था 52 से 57। KC नियोगी थे। इसके बाद अभी का हमको याद रखना है। 15वां कौन है, 14वां से याद रख सकते हैं, 15वां से याद रखिए 2017 में NK सिंह बने थे। 21 से 26 का हम लोग का अभी कौन सा चल रहा है, तो NK सिंह का चल रहा है। फिर 16वां बने हैं 2023 में अरविंद पनगड़िया, जो 26 से 31 के लिए देंगे। ठीक है। अनुच्छेद 1 याद रखिए विशेष विवरण का। ठीक है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विशेष उपबंध, ये खत्म हो चुका है। ठीक है। अब 371 वाला बहुत पूछता है। ठीक है, कि बताइए कौन कहाँ से है। यहाँ देखिए 371, सिर्फ 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के विशेष उपबंध। सिर्फ 371 में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के विशेष उपबंध है। फिर 371 का क, ठीक है, नागालैंड। 371 का क है तो इसको आप ना ऐसे याद है। 371 का ए नागालैंड का, 371 का ए, 371 का ए नागालैंड का। 300 किस में है, तो असम का है। सी है मणिपुर। याद रखिए ABC, ए से नागालैंड, बी से असम, सी से मणिपुर। ए से नागालैंड, बी से मणिपुर, सॉरी बी से असम और सी से मणिपुर। ए से नागालैंड, 371 का बी में असम और सी में मणिपुर का है। डी में क्या आ जाता है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए विशेष उपबंध है। फिर आपका डी के बाद ई में भी आंध्र प्रदेश विशेष केंद्रीय विद्यालय की स्थापना है। मेन याद रखिए 3 पूछता है, नागालैंड, असम, मणिपुर। इसके बाद में सिक्किम का किस में है, तो एफ किस में है, तो सिक्किम में है। और एफ के बाद जी आपका आता है मिजोरम के लिए और एच आता है आपका अरुणाचल प्रदेश के विशेष उपबंध है। फिर आता है आपका फिर झ है आपका गोवा राज्य के लिए और कर्नाटक के लिए विशेष उपबंध। 6 अगस्त 2019 को इससे परिवर्तन नहीं है। ठीक है। 6 अब आ जाइए विविध और आखिरी हमारा सेगमेंट। भारत की राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत। इसके बाद 14 अगस्त 2007 को संसद की भारतीय संविधान के संशोधन के उपरांत कब अनुसूचित जाति का सूची में जाति में क्या लिखा है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत कब अनुसूचित जाति की सूची जातियों की संख्या में हुई है, तो 1258 है। पिछड़ी जाति आयोग का प्रथम सभापति कौन थे, काका साहेब कालेकर थे। यदि यह देश के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है, तो जर्मनी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों का एक कथन सही है, तो शांति स्थापना केवल संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन था, तो अशोक कुमार मुखर्जी था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो द हेग में है।
एमिनिटी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानवाधिकार के संरक्षण के लिए। किस देश की सरकारी रिपोर्ट में येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस को येलो बुक कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एम.एस. स्वामी को भारत रत्न प्राप्त हुआ था तो एस. राधाकृष्णन को। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी? तो बेंगलुरु में। वह यूरोपीय यूनियन देश जो फिलिस्तीन राज्य के आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश बना वो स्वीडन है। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि से हिंदी के संघ की राजभाषा के रूप में नामित करने वाला अनुच्छेद 343 है। कौन है? 343 है। जनहित याचिका की धारणा उत्पन्न हुई थी यूएसए से। जनहित याचिका कहाँ से आया था? यूएसए से आया था। अब आइए मिलान करना है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार यूएसए से। संघ और राज्यों के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया से। संघ और राज्यों के बीच जो संबंध जो समावर्ती सूची है, मेन याद रखिए समावर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए है। संघ भारत के राज्यों का संघ जिससे अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई वो कनाडा से है। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के मूलभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था केशवानंद भारती प्रकरण में। सामुदायिक विकास पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित हुआ सहयोग आंदोलन में सामुदायिक कला। यह मसौदा हाल ही में जारी किए गए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्र आयोग के दिशा निर्देशों में सम्मिलित नहीं करता। बच्चों के खिलाने के लिए अभिभावक। चुनाव आयोग 25 मई 2022 को जितनी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त करने की संख्या कितनी है? तो 87 है। राष्ट्र महिला आयोग कब बना था? संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। भारत के संविधान में कम से कम बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की गई 14 वर्ष में। इनका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है भारत में? प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? विधानसभा के सदस्यों का। सिक्किम भारत का गणराज्य पुनः बना था 1975 में। किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टता है? तो आदिम लक्षण के संकेत, विशिष्ट संस्कृति का, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क की हिचक और पिछड़े और भौगोलिक अलगाव का। फिर आता है राजनीतिक पार्टियां। स्थापना वर्ष कम्युनल पार्टी ऑफ इंडिया 1964। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998। पूरा योजना को सुझाव दिया था एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्य जो परिषद बनता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। मेस्टूक ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन को प्रस्तुत किया था अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। इसके बाद विशेष विवाह अधिनियम 1954 का। विशेष विवाह अधिनियम कब का है? 1954 का है। दहेज निषेध अधिनियम 61 का है। समाज पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का है। नारी अवशिष्ट प्रतिनिधि 1986 का है। ठीक है। क्या देखिए विशेष विवाह अधिनियम कब आया? 54 में। दहेज निषेध अधिनियम 61 में। समाज पारिश्रमिक अधिनियम 76 में। नारी अवशिष्ट प्रतिनिधि प्रतिशत अधिनियम 1986 में आया था। निम्नलिखित बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। सार्वभौमिक मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। बिहार के चाणक्य का उपनाम दिया जाता है नीतीश कुमार। सिविल सोसाइटी एंग्लो अमेरिकन परंपरा के दृष्टिकोण का निर्माण इनके अकादमिक रूप में किया गया है तो टोकीविलो ने। आधुनिक उदारवाद विश्वास नहीं करता न्यूनतम राज्य पर। आधुनिक जो उदारवाद है वो किस पर विश्वास नहीं करता? न्यूनतम राज्य पर। भारत के संचित निधि में पैसा निकालने की अनुमति आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए इस भारत की संसद से। केंद्र सरकार उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार होता है मंत्रिमंडल सचिवालय का। राज्यसभा की लोकसभा की समान क्षमता है संविधान संशोधन के लिए। इस तरह करके हम लोग का पॉलिटी और गवर्नेंस खत्म हुआ। जल्दी मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ। अगर आपको इसका अगर आपसे पीडीएफ है तो टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।